साथियों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। ये वीडियो मैं सभी कर्मचारियों के APAR वर्कफ्लो को कैसे बनाया जाए इसके लिए बना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में सभी कर्मचारियों को अपना वर्कफ्लो मानव संपदा पोर्टल पर बनाना है और उसी के माध्यम से अपने APR को भरना है। चाहे वह कर्मचारी समूह क श्रेणी का हो, ख श्रेणी का, ग एवं घ श्रेणी का। सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो चुका है कि 25 मई 2025 तक प्रत्येक दशा में अपना वर्कफ्लो क्रिएट कर लिया जाए। यहाँ मैं उदाहरण के तौर पर एक वर्कफ्लो क्रिएट करके बताना चाहूँगा। ये समूह ख श्रेणी के अधिकारी असिस्टेंट इंजीनियर का वर्कफ्लो है। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के कर्मचारी भी अपना वर्कफ्लो इसी अनुसार बनाएंगे जैसा उनका नियमावली में प्रावधान है कि उनके प्रतिवेदक कौन होंगे, समीक्षक कौन होंगे, स्वीकृतकर्ता कौन होंगे। ऐसा हो सकता है किसी कर्मचारी के प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता तीनों चरणों पर APAR का मूल्यांकन किया जाता हो। ये भी हो सकता है कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारियों का मूल्यांकन 2 स्तर पर होता हो और कुछ का केवल 1 स्तर पर होता है। जिसका जिस स्तर पर होता है वे यहाँ पर उनका विवरण यथास्थिति भर लेंगे। हम सहायक अभियंता के लिए एक वर्कफ्लो क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इस टेबल में कब से, ये कब से है, कब से लिखिए 1 अप्रैल 2024। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ स्टार्ट से फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम अपना APR का विवरण भरते हैं। 1 अप्रैल 2024 को प्रतिवेदक के रूप में कौन अधिकारी कार्यरत था उसका नाम लिखिए, उसका HRMS कोड लिखिए, वर्तमान में वह कार्यरत है या सेवानिवृत्त है उसका विवरण डाल दीजिए। उसके पश्चात समीक्षक अधिकारी 1 अप्रैल 2024 को जो कार्यरत थे उनका नाम लिखिए, उनका कोड, वह वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा नहीं कार्यरत हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रतिवेदक अधिकारी के स्थान पर विनोद कुमार जी कार्यरत हैं, इनका HRMS कोड है और वर्तमान में ये कार्यरत हैं, विभाग में सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। समीक्षक अधिकारी के रूप में ईशम सिंह सर हैं, इनका ये HRMS कोड है और वर्तमान में ये कार्यरत हैं। स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में 1 अप्रैल 2024 को AK शर्मा सर थे, असिस्टेंट इंजीनियर के स्वीकृतकर्ता के रूप में। चूँकि ये वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसलिए इनके HRMS कोड को हम 0 लिखेंगे। आखिर में NRC अवधि की बात आती है, इस पर हम अभी कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। 1 अप्रैल का डेटा आपने यहाँ पर अंकित कर लिया। अब आपको ये देखना है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद विनोद कुमार जी, ईशम सिंह जी या AK शर्मा सर, इन तीनों लोगों में से कौन ऐसे अधिकारी हैं जो अपने पद से हटते हैं या यूँ बोला जाए कि कर्मचारी के स्वीकृतकर्ता के पद से ये हटते हैं या समीक्षक के पद से या प्रतिवेदक के पद से। जैसा यहाँ दिख रहा है AK शर्मा सर 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए हमने इनके नाम के नीचे 30 अप्रैल 2024 की तिथि अंकित कर दी। 30 अप्रैल 2024 को ईशम सिंह सर कार्यरत थे समीक्षक के रूप में और विनोद कुमार साहब कार्यरत थे प्रतिवेदक के रूप में। हटने वाले अधिकारी AK शर्मा सर हैं 30 अप्रैल 2024 को। इस तिथि को हम उठाएंगे और कब तक की तिथि में नीचे अंकित कर देंगे, 30 अप्रैल 2024। अब 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 का कुल कितने दिवस का कार्यकाल हुआ उसका अंकन हम यहाँ पर लिखेंगे। 30 अप्रैल 2024 के बाद अगली तारीख आती है 1 मई 2024। हमने यहाँ 1 मई 2024 लिखा। 1 मई 2024 को कर्मचारी ABCD के प्रतिवेदक कौन हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ विनोद कुमार साहब हैं, उनका विवरण हमने डाला, क्या वर्तमान में कार्यरत हैं हमने डाल दिया है। समीक्षक के तौर पर ईशम सिंह सर हैं, इनका विवरण हमने डाला है, वर्तमान में कार्यरत हैं। वर्तमान में कार्यरत मतलब कि ये अभी आपका मूल्यांकन कर सकते हैं। कार्यरत से मतलब ये है कि वर्तमान में
APR का मूल्यांकन किया जा सकता है इनके द्वारा। स्वीकृतकर्ता के स्तर पर कर्मचारी ABCD के स्वीकृतकर्ता नीरज कुमार सर हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं वर्तमान में, इसलिए इनके EHRMS कोड को हमने यहाँ पर 0 लिखा है। अब 1 मई को हमारे पास 3 अधिकारी हमें मिलते हैं, विनोद कुमार साहब, ईशम सिंह सर और नीरज कुमार सर। इन तीनों में जिस भी व्यक्ति का कार्यकाल पहले हटता है उनकी तिथि हम उनके नाम के नीचे यहाँ लिख लेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, विनोद कुमार साहब अपनी सीट से 16 जुलाई 2024 को हट जाते हैं। इस कर्मचारी की प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में 16 जुलाई 2024 तक ही कार्यरत हैं। 16 जुलाई 2024 को ईशम सिंह सर इनके समीक्षक थे, नीरज कुमार सर कर्मचारी के समीक्षक थे। अब हमें तिथि मिल जाती है कब तक की, 16 जुलाई 2024। इस तिथि को हम यहाँ पर अंकित कर देते हैं, 16 जुलाई 2024। 1 मई 2024 से 16 जुलाई 2024 के बीच में कुल कितने दिन होते हैं उसका अंकन हम यहाँ पर कर लेते हैं 77 डेज़ का। 16 जुलाई 2024 तक का हमने डेटा तैयार कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे 17 जुलाई 2024। 17 जुलाई 2024 को कर्मचारी ABCD के प्रतिवेदक के रूप में वीरेंद्र कुमार कार्यरत हैं। इनका विवरण यहाँ पर अंकित है। वर्तमान में ये कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, हमने स्टेटस कार्यरत डाल दिया। समीक्षक अधिकारी के रूप में ईशम सिंह सर कार्यरत हैं। इनका विवरण यहाँ डाला है। वर्तमान में आज की तारीख तक ये कार्यरत हैं, यानी कि वर्कफ्लो बनाने के बाद ये उनका अपना मंतव्य भर सकते हैं। स्वीकृतकर्ता के रूप में नीरज कुमार साहब, नीरज कुमार सर कार्यरत थे, वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं, इसलिए इनका EHRMS कोड हमने 0 डाला है। नीरज कुमार साहब का कार्यकाल 20 अगस्त 2024 तक रहा। 20 अगस्त 2024 को समीक्षक के तौर पर ईशम सिंह सर थे कर्मचारी ABCD के, और प्रतिवेदक के तौर पर वीरेंद्र कुमार जी थे कर्मचारी ABCD के। इसलिए हमने इस 20 अगस्त 2024 को यहाँ कब तक की तिथि में अंकित कर दिया। 20 अगस्त 2024 के बाद अगली तिथि आती है 21 अगस्त 2024। आपको ये भी ध्यान रखना है 17 जुलाई 2024 से 20 अगस्त 2024 के मध्य जो अवधि आती है उस अवधि को यहाँ अंकन कर लेना है 35 दिन। 20 अगस्त 2024 के बाद 21 अगस्त 2024 की तिथि आती है। 21 अगस्त 2024 को कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी ABCD के लिए प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता के रूप में कार्यरत हैं उनका विवरण यहाँ हम लिखेंगे। जैसा कि दिख रहा है, वीरेंद्र कुमार जी कार्यरत थे, उनका विवरण यहाँ है, वर्तमान में कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। समीक्षक अधिकारी के रूप में ईशम सिंह सर हैं, इनका भी विवरण डाला हुआ है, वर्तमान में ये भी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। देखने की बात यह है कि इस अवधि में 21 अगस्त 2024 को निदेशक एवं मुख्य अभियंता का पद रिक्त था। जैसा कि सहायक अभियंता के शासनादेश में निहित है कि निदेशक एवं मुख्य अभियंता का पद रिक्त की स्थिति में प्रमुख सचिव महोदय सर ही उनके स्वीकृतकर्ता होंगे। इसलिए यहाँ पर हमने हिमांशु कुमार सर का विवरण डाला, उनका EHRMS कोड यहाँ डाला है और ये वर्तमान में कार्यरत हैं। हमने यहाँ पर कार्यरत लिख दिया। इन तीनों चरण में सबसे पहले हिमांशु कुमार साहब का कार्यकाल समाप्त होता है 26 अगस्त 2024 को। ऐसा इसलिए होता है 26 अगस्त 2024 के बाद 27 अगस्त 2024 को हमारे अगले निदेशक महोदय कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। 26 अगस्त 2024 को हमने कब तक की कॉलम में लिख दिया। 21 अगस्त 2024 से 26 अगस्त 2024 का ड्यूरेशन 6 दिन का होता है, हमने इस अवधि को यहाँ पर अंकित कर लिया। 26 अगस्त 2024 के बाद में 27 अगस्त 2024 कब से में एंटर करते हैं और 27 अगस्त 2024 को कौन कौन से अधिकारी कार्यरत हैं उनका विवरण हम यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 27 अगस्त 2024 को वीरेंद्र कुमार जी कार्यरत थे कर्मचारी ABCD के प्रतिवेदक के रूप में, इनका विवरण हम यहाँ भर लेते हैं। समीक्षक के तौर पे ईशम सिंह सर थे, इनका विवरण यहाँ भर लेते हैं। और स्वीकृतकर्ता के तौर पर JS परमार सर थे जो कि वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए इनका EHRMS कोड
शून्य हमने यहाँ पर भरा है। अब इन तीनों अधिकारियों में ईशम सिंह सर कर्मचारी ABCD के समीक्षक के पद से हट जाते हैं 18 दिसंबर 2024 को। 18 दिसंबर 2024 को ईशम सर हटते हैं, लेकिन वीरेंद्र कुमार जी कार्यरत रहते हैं और GS परमार जी सर कार्यरत रहते हैं कर्मचारी के स्वीकृतकर्ता और प्रतिवेदक के रोल का निर्वहन करने के लिए। 18 दिसंबर 2024 की तिथि को हम कब तक में अंकित कर देंगे? 18 दिसंबर 2024 और 27 अगस्त 2024 के बीच कुल 114 दिवस आते हैं, जिसका अंकन हमने यहाँ पर कर लिया है। छब्बीस अगस्त 18 दिसंबर पे थे। 18 दिसंबर 2024 के बाद हम 19 दिसंबर की तिथि लिखेंगे। ये हमारा अगला स्प्लिट होगा। APR स्प्लिट कर रहे हैं हम। जैसे पूर्व में प्रक्रिया हमने यूज़ की है, उसी प्रक्रिया के तहत 19 दिसंबर 2024 को हम देखेंगे। कर्मचारी ABCD के प्रतिवेदक के तौर पर वीरेंद्र कुमार जी कार्यरत हैं। इनका विवरण यहाँ डाल दिया है। और समीक्षक के तौर पर SK जैन साहब कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। इनका विवरण हमने डाला है। क्योंकि वर्तमान में सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, इसलिए इनका HRMS कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है, स्टेटस कार्यरत डाला है। JS परमार सर इनके स्वीकृतकर्ता थे 19 दिसंबर 2024 को। सेवानिवृत्त हो चुके हैं सर, इसलिए इनका HRMS कोड यहाँ 0 है। अब 19 दिसंबर 2024 में जो हमारे कर्मचारी अधिकारी गण कार्यरत हैं, इन तीनों में से सबसे पहले परमार सर 13 फरवरी 2025 को सेवा से स्वीकृतकर्ता के पद से हट जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 13 फरवरी 2025 को परमार साहब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, परंतु SK जैन साहब और वीरेंद्र कुमार जी अपने पद पर आसीन रहते हैं। इसलिए 13 फरवरी 2024 की तिथि को हमने कब तक की तिथि में अंकित कर लिया। इसके बाद 14 फरवरी 2025 आता है। हम 19 दिसंबर 2024 से 13 फरवरी 2024 में कुल 57 दिन होते हैं, उसका अंकन यहाँ पर कर लेंगे। 13 फरवरी के बाद में 14 फरवरी 2025 को भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। वीरेंद्र कुमार कार्यरत थे कर्मचारी ABCD के प्रतिवेदक के रूप में। SK जैन सर कार्यरत थे समीक्षक के रूप में। ईशम सिंह सर कार्यरत थे स्वीकृतकर्ता के रूप में। जैसा आप देख रहे हैं, वीरेंद्र कुमार भी सेवानिवृत्त नहीं है, कार्यरत हैं। SK जैन साहब कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त नहीं है। ईशम सिंह सर भी कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त नहीं हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 31 मार्च 2025 तक तीनों में से कोई भी व्यक्ति हटा नहीं था, फिर भी मैंने 31 मार्च 2025 ईशम सिंह सर के नीचे ही लिखा है। इसका कारण हम नीचे समझेंगे कि इनके नीचे हमने क्यों लिखा है। ये सारा डेटा जब आपका टेबल तैयार हो जाएगा, अब हमको ये देखना है कि प्रतिवेदक के रूप में कर्मचारी ABCD के कितने अधिकारी रहे हैं और समीक्षक के रूप में कितने अधिकारी रहे हैं और स्वीकृतकर्ता के रूप में कितने अधिकारी रहे हैं पूरे वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक। हमने पाया प्रतिवेदक के रूप में विनोद कुमार साहब रहे, वीरेंद्र कुमार साहब रहे, वीरेंद्र कुमार साहब और वीरेंद्र कुमार साहब। समीक्षक अधिकारी के रूप में ईशम सिंह सर रहे और SK जैन सर रहे। स्वीकृतकर्ता के रूप में AK शर्मा सर रहे, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। नीरज कुमार सर रहे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हिमांशु कुमार सर रहे, हम इनका भी नाम लिखेंगे, सर का भी नाम यहाँ पर। हिमांशु कुमार सर का नाम लिखा हमने। JS परमार सर रहे और ईशम सिंह सर यहाँ पर कार्यरत रहे। अब पूरे साल में जो जो लिस्ट हमने निकाली है, जो सूची निकाली है प्रतिवेदक की, समीक्षक अधिकारी की और स्वीकृतकर्ता अधिकारी की, इन सभी अधिकारी लोगों का पूरे साल में आप कर्मचारी ABCD के साथ कितना समय का कार्यकाल रहा, उन दिवस को यहाँ जोड़ करके हम लिख देंगे। जैसे विनोद कुमार साहब का कुल कार्यकाल 30 + 77 107 दिन का होता है, हमने 107 दिन लिखा। वीरेंद्र कुमार जी का पूरा कार्यकाल 35 से लेकर के यहाँ तक जोड़ेंगे तो 257 दिवस का होता है। समीक्षक अधिकारी के तौर पर ईशम सिंह सर का कार्यकाल देखेंगे तो ये टोटल आप योग करेंगे 262 दिन का होगा। SK जैन सर का कार्यकाल 102 दिन का होगा। इसी प्रकार
A.K. शर्मा सर का कार्यकाल 30 दिन का था। नीरज कुमार सर का कार्यकाल 112 दिन का है। हिमांशु कुमार सर का कार्यकाल 6 दिन का है। J.S. परमार सर का कार्यकाल 170 डेज का है। ईसम सिंह सर का कार्यकाल स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में 46 दिन का मात्र है। सबसे कम कार्यकाल ईशम सिंह सर का रहा है 31 मार्च, जो कि 90 दिन से कम है। हमने वीरेंद्र कुमार जी का कार्यकाल अगर देखा जाए 90 दिन से ज़्यादा है। S.K. जैन सर का कार्यकाल 102 दिन से ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं इस रो की, जिस रो में हमने 31 मार्च 2025 नीचे लिखा है। इन तीनों की तुलना करते हैं। वीरेंद्र कुमार जी का कार्यकाल 257 दिन का है। जैन सर का कार्यकाल 102 दिन का है और ईशम सर का कार्यकाल 46 दिन का है स्वीकृतकर्ता के रूप में। इसलिए हमने 31 मार्च 2025 यहाँ पर अंकित किया था। अब हम बात करते हैं एनआरसी अवधि की। एनआरसी अवधि वो अवधि होती है जो अवधि किसी अधिकारी का 90 दिन से कम पीरियड अगर रहता है कर्मचारी के साथ, तो वह उस अवधि में, उस वर्ष में उस कर्मचारी का APR नहीं लिख सकता है। 90 दिन से कम प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में विनोद कुमार जी का नहीं है, वीरेंद्र कुमार जी का नहीं है। इसलिए प्रतिवेदक अधिकारी में एनआरसी अवधि हमने हर जगह नो कर रखी है। समीक्षक अधिकारी के तौर पर एनआरसी अवधि ईशम सिंह की सर की भी नहीं है, S.K. जैन सर की भी नहीं है। इसलिए हमने एनआरसी अवधि यहाँ पर नो कर रखी है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में शर्मा सर 30 डेज का कार्यकाल था, जो कि 90 दिन से कम था। इसलिए हमने इनको एनआरसी अवधि यस किया हुआ है। नीरज सर 112 दिन थे। इसलिए नीरज सर इस पूरी सूची में जहाँ जहाँ भी उनका कार्यकाल है हमने एनआरसी नहीं किया है, नो कर रखा है। देखने में आप ऐसा लगेगा कि ये अवधि मात्र 77 दिन की है, ये अवधि मात्र 35 दिन की है, लेकिन हम देखेंगे कि पूरे साल में कर्मचारी ABCD के साथ नीरज कुमार सर ने कितना समय बिताया। वो समय 112 दिन का था, जो 90 दिन से ज़्यादा है। इसलिए हम एनआरसी अवधि यहाँ भी नो करेंगे और यहाँ भी नो करेंगे। हिमांशु कुमार सर का कार्यकाल कर्मचारी ABCD के साथ 6 दिन का था, इसलिए ये एनआरसी अवधि यस है। परमार सर का कार्यकाल कर्मचारी के साथ 170 दिन का था, इसलिए दोनों ही अवधि में परमार सर की हमने नो और नो किया हुआ है, क्योंकि एनआरसी नहीं है। ईसम सिंह सर का कार्यकाल 46 दिन का है स्वीकृतकर्ता के रूप में, इसलिए ये कार्यकाल यस किया गया है, जो कि एक एनआरसी अवधि है। ये शीट आप बना लेंगे और इस शीट को बना करके हस्ताक्षर करके अपने एडमिन कार्यालय में दे देंगे। इसी के आधार पर, इसी ड्यूरेशन के आधार पर ऑफिस एडमिन से आपका वर्क फ्लो जनरेट किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको वर्क फ्लो कैसे बनाना है ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उम्मीद करूँगा कि 24 तारीख से पहले पहले आप वर्क फ्लो दे देंगे कार्यालय में, और इस वर्क फ्लो को अपलोड मानव संपदा पोर्टल पर कर लिया जाएगा। धन्यवाद।